Welcome to Virtual Learning Network. Human Resource Audit Session 7 HR Audit Questionnaire. Topics to be covered include Introduction, a comprehensive tool covering the entire HR field, areas to be concentrated, sample internal HR audit questionnaire. Introduction. There are 3 questions to be answered before a questionnaire is prepared for conducting an internal HR audit. They are: how to audit HR services, measure satisfaction and improve the HR team's performance, how to establish meaningful HR metrics, and last is how to use cost benefit analysis as a tool to support budget proposals. 3 क्वेश्चन है हमारे पास. इससे पहले कि हम क्वेश्चनर पे पहुंचे ताकि हम एक इंटरनल एचआर ऑडिट कंडक्ट कर सकें, पहला क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप एक एचआर सर्विसेज को ऑडिट करोगे, कैसे सेटिस्फैक्शन को मेजर करोगे और कैसे एचआर टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे. ये आंसर्स हो सकते हैं कि आप असेसमेंट्स कंडक्ट कर सकते हो, आप इंटरनल कस्टमर नीड्स को प्रायोरिटी दे सकते हो, एक वैलिड इंटरनल कस्टमर सर्वे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सर्वे कंडक्ट कर सकते हो, क्रिटिकल परफॉर्मेंस जो डेटा है उनको कलेक्ट कर सकते हो और एचआर जो सर्विसेज हैं स्पेसिफिक उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो, उनकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर सकते हो, एक्शन प्लान्स को फॉर्मुलेट कर सकते हो. सेकंड जो क्वेश्चन है कि किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है एक मीनिंगफुल एचआर मैट्रिक्स. ये हो सकता है कि आप रिव्यू कर सकते हो कॉमनली जो ट्रैक्ड एचआर मैट्रिक्स होते हैं, जैसे सरतोगा इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल. आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक मैट्रिक्स में. जो तीसरा क्वेश्चन है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कैसे यूज करोगे एक बजट प्रपोजल्स को सपोर्ट करने के लिए. पहला है कि आप फ्लॉस लेकर आ सकते हो क्लासिकल कॉस्ट बेनिफिट मॉडल में, कुछ टेक्निक्स लेकर आ सकते हो ताकि आप कैप्चर कर सको हिडन कॉस्ट बेनिफिट्स. कुछ होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं चार फंक्शन से, कुछ केस स्टडी भी हो सकती है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो एक ट्रू कॉस्ट टर्नओवर की. Second, a comprehensive tool covering the entire HR field. The questionnaire is intended to be filled in primarily by your own management. Though the questionnaire will cover a broad range of services that are likely to be dealt with by the HR department of a कंपनी. बेसिकली क्वेश्चनर जो होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो एचआर मैनेजमेंट को कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सके. जो क्वेश्चनर होता है ब्रॉड कवरेज होता है, बेसिकली इसमें हर चीज कवर होती है, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट. पर्सनल मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट है जहाँ पे सैलरी, सर्विसेज, इंडिविजुअल का रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है, लीगल कंप्लाइंस ये सब मैनेज की जाती है. टैलेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे रेम्यूनरेशन जो होती है, कॉम्पिटेंसीज होती है, कोचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, इन सब को मैनेज किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो चेंज मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, प्लानिंग की जा सकती है वर्क की. मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस, इसमें हेल्थ, सेफ्टी ये सब देखते हैं. अकाउंट स्टाफ सेटिस्फैक्शन को देखते हैं, रिलेशंस को देखते हैं एक ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को देखते हैं.
around the idea of the added value of HR. By virtue of its central position within the company, the HR management must assume various role. As a जो HR मैनेजर होता है वो बेसिकली एक सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है कंपनी में, और उसके नाते उसके पास कुछ उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं. पहला रोल है HR डिपार्टमेंट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर HR डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो HR ग्रुप की प्रैक्टिसेस जो होती है उनको कोऑर्डिनेट करे कंपनी के मेन स्ट्रेटजीज से. द HR डिपार्टमेंट एज ए एम्प्लॉय पार्टनर. एज अ पार्टनर ऑफ द एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट को उनकी नीड्स को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को मोटिवेट करना चाहिए. उनको बेसिकली HR डिपार्टमेंट को स्टाफ की बातें सुननी चाहिए, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए ताकि एम्प्लॉय जो पार्टनर है उसकी कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम हो सके. द HR डिपार्टमेंट एज अ बिजनेस पार्टनर. एज अ पार्टनर ऑफ द मैनेजमेंट HR फंक्शन का ये रोल है कि वो कंट्रीब्यूट करे ऑपरेशनल मैनेजर्स को, उनको टूल्स प्रोवाइड करे नेसेसरी, उनको एक्शंस करे, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करे, कुछ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करे जिससे डिपार्टमेंट्स जो ऑपरेट कर सके अपनी एबिलिटी पे. HR डिपार्टमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर. एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर HR फंक्शन हमेशा उसका ये एम होता है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं उसको ऑप्टिमाइज करें. The benefits of our approach. इस अप्रोच की बेनिफिट्स हैं, जैसे पहला है फास्ट लो कॉस्ट अप्रोच. क्वेश्चनर जो डेवलप किया गया था हडसन डी विटियर मोरेल ने, वो इस तरह से किया गया था जो इस पे कॉस्ट खर्च होगी वो एकदम मिनिमम होगी. ये बेसिकली मिक्स्ड अप्रोच है जिसमें एक क्लासिकल अप्रोच है और एक डायनेमिक अप्रोच भी है. इस अप्रोच को लेकर एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा बनाया जा सकता है जिसमें लोगों का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होगा. अ फुल इन डेप्थ अप्रोच. जो क्वेश्चनियर है बेसिकली एक गारंटी करता है कि जो HR पॉलिसी होगी किसी भी कंपनी की वो ये सब इंक्लूड करेगी, वो एनालाइज करेगी ये क्या फील्ड्स हैं और क्या फील्ड्स हैं जो इन्वॉल्व कर रही हैं HR को, क्या क्लाइंट्स हैं किन डिपार्टमेंट्स के, उनके नेम, एम्प्लॉयज, HR स्टाफ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और कंपनी के मैनेजर्स. अ क्रिएटिव अप्रोच इन विच एवरीवन पार्टिसिपेट. जो क्वेश्चनर होता है बेसिकली ये इनिशिएट किया जाता है इन डेप्थ थिंकिंग के लिए ताकि HR स्ट्रेटेजी को डिफाइन किया जा सके, उनको प्रोड्यूस किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके स्टेक होल्डर्स के थ्रू. Areas to be concentrated. पहला एरिया है पर्सनल फाइल. Personal file should also be maintained in a manner that complies with state and federal laws, and a random check of these files is always helpful. जो पर्सनल फाइल होती है पर्सनल की वो इस तरह से मेंटेन करनी चाहिए ताकि वो कंपाइल कर सके स्टेट और फेडरल के लॉज, एक रैंडम चेक इंश्योर कर सके इन सब फाइल्स में. पर्सनल जो फाइल्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन उसमें होती हैं जैसे रेज्यूमे, एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें ऑफर लेटर्स होते हैं, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शंस की इंफॉर्मेशन होती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस की इंफॉर्मेशन होती है, बेनिफिट एनरोलमेंट फॉर्म होता है, पेरोल चेंज नोटिसेस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिलेट करते हैं पर्सनल एक्शन से, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिगार्ड करते हैं परफॉर्मेंस इश्यूज से, एम्प्लॉय हैंडबुक एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन जैसे फॉर्म I-9 या फिर मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है जो मेडिकल लीव से रिलेटेड होती हैं,
वर्कर कंपनसेशन इंफॉर्मेशन होती है, वो सब एम्प्लॉय पर्सनल फाइल में नहीं रखी जाती हैं। वेज एंड आवर प्रैक्टिसेस। Overtime practices should be consistent and clearly communicated. Comp time for non-exempt employees may not be used to avoid the payment of overtime wages that are due. हमें ये देखना चाहिए कि जो रिकॉर्ड कीपिंग का टाइम है, जो प्रोसेस है, क्या वो कंप्लाई कर रहा है स्टेट और फेडरल लॉज को, क्या वो हेल्पफुल है कंडक्ट करने के लिए रैंडम ऑडिट टाइम कार्ड्स के। अगर हम एग्जांपल लें तो न्यू हैम्पशायर में टाइम रिकॉर्ड्स फॉर नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज के लिए जो बनता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि एम्प्लॉयज कब अपना काम स्टार्ट करेंगे, कब उनका लंच होगा और किस टाइम वो लंच से वापस आएंगे और किस टाइम पर उनका पूरा काम कंप्लीट होगा। ओवर टाइम प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए और ये क्लियरली कम्युनिकेट कर देनी चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। जो कॉम टाइम होता है नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज के लिए वो नहीं यूज करना चाहिए, ताकि जो पेमेंट है ओवर टाइम वेजेस की जो ड्यू है उनको अवॉइड किया जा सके। जो मील पीरियड्स हैं उनको माइंड में रखना चाहिए कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स होते हैं एम्प्लॉयज के लिए। कॉम्पनसेशन सिस्टम्स जो होते हैं उनको रिव्यू करना चाहिए, इक्विटी के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो इंक्लूड करते हैं बेस पे को, बोनस इंसेंटिव्स को, मार्केट एडजस्टमेंट्स को, स्टॉक ऑप्शंस को और डेफर्ड कॉम्पनसेशन को भी। अगर एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज इन्वॉल्व है टर्नओवर में किसी भी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस की वजह से, तो वो टाइम ले सकता है ताकि उसको रीवैल्यूएट किया जाए कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर। मार्केट सर्वेस बेसिकली हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा HR क्लिक्स के लिए। Compensation systems should be reviewed for equity, competitiveness, and effectiveness, whereas components might include pay, bonus, incentives, market adjustments, stock options, and deferred compensation. Employee benefit retirement plans. Documentation regarding your employee benefit plans should be centrally located. Each eligible participant should receive a summary plan description and an annual summary and annual report. एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो एम्प्लॉय की बेनिफिट प्लान से रिगार्ड करती है, वो सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए। IRS डिटर्मिनेशन लेटर्स होते हैं, प्लान और ट्रस्ट ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ अमेंडमेंट्स भी होती हैं। फॉर्म्स होते हैं 5500, समरी प्लान होते हैं, समरी प्लान की डिस्क्रिप्शंस होती हैं, समरी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जो इनको इजीली लोकेट करना चाहिए और जो इजीली अवेलेबल हो हर जगह। डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट जो होते हैं उनका जो रिजल्ट्स होता है उनको माइंड में रखना चाहिए। हर प्लान के हिसाब से हर एलिजिबल पार्टिसिपेंट को एक समरी प्लान डिस्क्रिप्शन देना चाहिए और एक समरी एनुअल रिपोर्ट भी बनानी चाहिए। एम्प्लॉयज जो है जो एक चेंज देख रहे हैं मैरिटल स्टेटस में, उनको रिमाइंड करना चाहिए उनकी करंट बेनिफिशियरी रिटायरमेंट प्लान के अंदर या लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अंदर। नेक्स्ट इज अदर बेनिफिट्स प्लान्स एंड पॉलिसीज। Is your organization covered by COBRA? Have you communicated your family medical leave act leave policy, if applicable, in writing to all employees? Are there any special arrangements for former executives of the company, retirees or others? If so, do you have all relevant documentation? पहले ये देखना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये कवर्ड है कोबरा के थ्रू या नहीं। अगर है तो क्या रिसेंट चेंजेस किए गए हैं कोबरा में
जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशंस या फिर नहीं। दूसरा ये देखना चाहिए कि फैमिली मेडिकल लीव एक्ट जो है, जो लीव पॉलिसी है, क्या ये कम्युनिकेट की गई है या फिर नहीं की गई है। क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं फॉर्मल एग्जीक्यूटिव्स के लिए कंपनीज में है या फिर रिटायरीज के लिए या फिर नहीं। अगर है तो क्या कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन है भी या इन पे नहीं है। एम्प्लॉय हैंडबुक। While an employee handbook is not required for employers, it is a recommended location for all of an organization policies and procedures. Employee handbook जरूरी नहीं होती है एम्प्लॉयर्स के लिए, बेसिकली रिकमेंड की जाती है एक लोकेशन जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं। हैंडबुक्स जो होती है उनको अपडेट करके रखना चाहिए, एटलीस्ट उनको साल में एक बार तो अपडेट करना ही चाहिए, ताकि उसमें जितने तरह की भी फेडरल या स्टेट लॉज चेंजेस हो रहे हैं वो उसमें दिखाए जा सके, या फिर अगर कोई चेंजेस कंपनी की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स में हो रहे हैं तो वो भी शो किए जा सके। एम्प्लॉय की जो हैंडबुक कंटेंट होना चाहिए उसको एम्प्लॉयज को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। Employee separations. Exit interviews are an important part of an employee separation from the company. Exit interviews होते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉय सेपरेशन का। अगर एक एम्प्लॉय एक कंपनी छोड़ के जा रहा है, कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है जो कि इनका रिकॉर्ड्स बनाना चाहिए, कुछ वेज पेमेंट के रूल्स होते हैं जो अप्लाई करना चाहिए जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है, चाहे वो वॉलंटरली रिजाइन कर रहा हो या फिर वो सेपरेट हो रहा हो इनवॉलंटरली। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो श्योर होना चाहिए कि जो रूल्स हैं वो एडमिनिस्टर हो रहे हैं कंसिस्टेंटली और करेक्टली भी। और भी कुछ दूसरे एरियाज होते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन दिया जाता है, जैसे कि एचआर ऑडिट को देखना चाहिए कि जो दूसरे फेडरल और स्टेट पोस्टर्स हैं क्या वो डिस्प्ले हो रहे हैं कंपनी की लोकेशंस में, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है कंपनी की स्मोकिंग पॉलिसी में, जनरली हैंडबुक में, या फिर जो इंफॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ये रिव्यू करना कि जो EEO 1 रिपोर्ट्स हैं या फिर जो वेट्स 100 रिपोर्ट्स हैं या फिर जो एफर्मेटिव एक्शन प्लान्स हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। OSHA OSHA लॉग्स जो होते हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। वर्कर की कंपनसेशन इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना चाहिए। कंपनी के सेफ्टी प्लान और कमिटी को भी रिव्यू करना चाहिए। क्वेश्चनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का। क्वेश्चनियर जिसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पहले कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं इन्फॉर्मेंट की, फिर कंपनी की डिटेल्स होती हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स होती हैं, लीव पॉलिसी की डिटेल्स होती हैं, जैसे भी हमने एक एक करके सब डिस्कस किया, रेम्यूनरेशन और बेनिफिट की डिटेल्स होती हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। क्वेश्चनियर रिस्ट्रक्चरिंग होती है क्वेश्चनियर की, और जिसके थ्रू एक प्रॉपर क्वेश्चनियर बनता है जो एचआर ऑडिटिंग के लिए यूजफुल होता है। एट लास्ट में कंक्लूजन यही है कि जो डिटेल्स होती हैं वो कई तरह की होती हैं, जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं उसमें इन्फॉर्मेंट की पर्सनल डिटेल्स होती हैं, कंपनी की डिटेल्स में कंपनी की डिटेल्स होती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होती है उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितने आवर्स पर डे हैं, कितनी डेज पर वीक हैं, कितना ओवर टाइम है, ओवर टाइम पॉलिसी है भी या फिर नहीं है, एनुअल पॉलिसी है, एनुअल लीव पॉलिसी दी जा रही है नहीं दी जा रही, सिक लीव दी जाती है कि नहीं, मैटरनिटी लीव, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लीव, स्टडी लीव, अनपेड लीव पॉलिसी दी जाती है, रेम्यूनरेशन और बेनिफिट डिटेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे क्या पेंशन और प्रोविडेंट फंड होगा या फंड का नाम क्या है, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं।
और कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि क्या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज पॉलिसीज है, एड्स हैं या फिर नहीं है, डिसिप्लिनरी या ग्रीवेंस प्रोसीजर्स हुए हैं या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी पॉलिसी है या नहीं है। इन सब क्वेश्चंस के थ्रू एक प्रॉपर एक क्वेश्चनर बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या एम्प्लॉय घर से काम कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये सारे क्वेश्चंस की रीस्ट्रक्चरिंग होती है और एक क्वेश्चनर बनाया जाता है जिसके थ्रू ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग होती है। Now we have certain questions, do it yourself. First is, what are the various areas to be concentrated for creation of a questionnaire? Second is, why do we need a HR audit questionnaire? That's all for this session. Thank you.